हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी परीक्षा चल रही है उसके 3 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आपका लास्ट पेपर बचा है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा का। ठीक है, इस क्लास में ये जो आपका इन्वायरमेंट का जो क्वेश्चन बैंक है, इजी नोट्स है, इसको हम लोग कंप्लीट कवर करने वाले हैं। 2026 का ये क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, और इससे पहले जो हमने 400 क्वेश्चन की क्लास आपको दी है, उसको अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देखिए। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने 2022 से लेकर के 2025 तक के सभी पीवाईक्यू एक ही वीडियो में दे दिए हैं, तो 400 क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। ठीक है, ये आपका पर्यावरणीय शिक्षा की क्लास रहेगी। और आज का जो थर्ड पेपर था आपका टेक्नोलॉजी, थोड़ा टफ आया था। और बाकी आप लोग मुझे उसका क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, तो कल हम आपको इसकी आंसर की दे देंगे। ठीक है, नंबर ये है 9628182649। इस नंबर पे पीडीएफ बनाकर ये बढ़िया व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पर्यावरण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। यह कथन किसका है? यह कथन एच फिटिंग का है। डॉरेन भीर ने पर्यावरण के कारकों को वर्गीकृत किया है। कितने? 7 भागों में वर्गीकृत किया है। पर्यावरण के बोध का स्रोत सर्वप्रथम हमें कहाँ के साहित्य से प्राप्त होता है? भारतीय साहित्य से प्राप्त होता है। पर्यावरण से अभिप्राय है, किसका अभिप्राय है? तो पर्यावरण से अभिप्राय है भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था से अंतः संबंधित होते हैं। भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को समय बिंदु में घेरे हुए होती है, वो पर्यावरण है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। यह परिभाषा सीसी पार्क की है। लैंडिस ने पर्यावरण को 3 भागों में बांटा है। प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक एजी टांसले हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु के प्रमुख कारक कौन से हैं? जलवायु के प्रमुख कारक जो हैं, ये आपका इसमें सूर्य का प्रकाश, तापमान, बारिश, नमी, ये सब जो है जलवायु के प्रमुख कारक हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाता है। पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो प्रभावित करती है। यह कथन रोशे का है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। मृदा की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, मृदा धरातल की उथली परत का नाम है। मृदा में ही पौधों के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। मृदा की संरचना में नाइट्रोजन, कार्बन, जल होता है। ये सभी मृदा की विशेषता हैं, इसलिए ऑप्शन डी के साथ में हम चले जाएंगे। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। इसकी रचना होती है, इसकी रचना भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भौतिक पर्यावरण का कौन तत्व नहीं है? देखिए, खनिज, मिट्टियाँ, भूमि के रूप, ये सब भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं, लेकिन जो बस्तियाँ हैं ये भौतिक पर्यावरण के तत्व नहीं है। हैबिटेट किस भाषा का शब्द है? ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। शिक्षा और पर्यावरण के बीच संक्रिया पर्यावरण को जन्म देती है। यह कथन किसका है? एच बी चित्ती बाबू का है। किसका? एच बी चित्ती बाबू का है। पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? फिनलैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियर चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी नामक सेमिनार किस विश्वविद्यालय में हुआ था? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में हुआ था। मुख्य रूप से पर्यावरण के 2 प्रकार हैं। हॉर्ट ने वर्ष 1981 में पर्यावरण शिक्षा के लिए कितनी विशेषताओं को तैयार किया है? 25 विशेषताओं को तैयार किया है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा कहाँ आयोजित हुआ था? विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली। मानव के लिए पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है, तो ये सामाजिक विकास हेतु, वैज्ञानिक विकास हेतु, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा में आवश्यक है, इसके लिए ज्ञान, समझ, जागरूकता, अवेयरनेस, स्किल्स, ये सब चीज़ें आवश्यक है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। पर्यावरणविद डॉरेन भीर ने पर्यावरण के कितने कारक बताए हैं? इन्होंने 7 कारक बताए हैं। कितने कारक बताए हैं? 7। ठीक है, ऑप्शन यहाँ डी राइट हो जाता है। पर्यावरणीय शिक्षा से सचेतना का, जागरूकता का, व्यावहारिकता का, इन सभी का विकास होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? झील। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है खेत। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या होगा? प्रवाल भित्ति। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है? तो कवक को यहाँ पे अपघटनकर्ता के समूह में सम्मिलित किया गया है। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है यह प्राकृतिक संसाधन होते हैं।
उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, जीव तीनों ही मिलकर जीवभार कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शेर, चील, कोई नहीं। नहीं, इसमें से जो पालक है आपका यहाँ पे, नहीं पालक भी नहीं, ये आपका ये तो उत्पादक है, ये तो प्रोड्यूसर है ना। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी आपका प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होगा। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाता है भाई। अगला, पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिपादन किसने किया? टेंसले ने किया। सूक्ष्म जीव या लघु उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित होता है? तो इसमें कवक और जीवाणु दोनों ही सम्मिलित होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हरे पौधे को क्या कहते हैं? हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है। हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है। ओके, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण जो चीजें जो हमें घेरती हैं पर्यावरण कहलाती हैं। ऐसा नहीं कि समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर जो वस्तुएं हैं वही पर्यावरण की परिभाषा, नहीं, चीजें जो हमें घेरती हैं पर्यावरण है वो सब। ठीक है। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निर्धारित करता है? तो जलवायु संबंधी कारक। ऑप्शन यहाँ फर्स्ट राइट हो जाएगा। मानव के लिए पर्यावरणीय क्षेत्र आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण हेतु, सामाजिक विकास के लिए, वैज्ञानिक विकास के लिए, सबके लिए पर्यावरण क्षेत्र आवश्यक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किसी परितंत्र में होते हैं, तो किसी परितंत्र में आपके जैविक अजैविक पदार्थ ये सब होते हैं। जैविक, बायोटिक और अबायोटिक दोनों होते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है? परजीवी। नहीं, इसमें परजीवी नहीं तो सभी आ जाएंगे। मृतोपजीवी, परजीवी, शाकाहारी, ये सभी उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। परितंत्र का तत्व क्या है? परितंत्र का तत्व इसमें आपका सौर ऊर्जा, जैविक तत्व, भौतिक तत्व सभी परितंत्र के तत्व हैं। मिट्टी की क्षारीयता का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक रहता है। परितंत्र का मुख्य रूप है प्राकृतिक, मानवीकृत, अंतरिक्ष, ये सभी परितंत्र के मुख्य रूप की श्रेणी में आते हैं। परितंत्र में बाज का स्थान सर्वोच्च उपभोक्ता का होता है। आगे बढ़ेंगे। पारिस्थितिकी निकेत यानी निक की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। किसने? ग्रीनेल्स ने। इकोलॉजी शब्द को देने वाले कौन थे? अर्नेस्ट हैकेल। 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने पर श्वसन क्रिया की सर्वाधिक दर कितनी होगी? 30 डिग्री सेल्सियस ही होगी। अगला क्वेश्चन कहता है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु, संस्कृति, मकान, सड़कें, ये सब चीज़ें जो भी हमें अपने चारों तरफ दिख रहा है वो पर्यावरण के अंतर्गत आता है। कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? सौरमंडल पर्यावरण का घटक नहीं है। पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण का प्रारंभ कब हुआ? 1975 में। पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं, तो पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना हम महाविद्यालय से नहीं, माध्यमिक नहीं, पूर्व माध्यमिक स्तर से शुरू करते हैं। कहाँ से? पूर्व माध्यमिक स्तर से शुरू करते हैं। यदि यहाँ पे प्राथमिक स्तर होता ऑप्शन में तो हम प्राथमिक स्तर के साथ जाते। अगला क्वेश्चन, खनिज से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। खनिजों से प्राप्त खाद्य पदार्थ आपके नमक और फिटकरी हो जाएगा। जैव विविधता को नष्ट करने में किसकी भूमिका संभव है? तो यह है पॉलीथीन। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? WG रीजेन ने। ओके, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्या हो जाएगा? सुंदरवन। किस स्थान पर ओजोन परत के क्षरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया था? वियना। उपरोक्त में से कौन ओजोन रिक्तीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? क्लोरीन। अगला क्वेश्चन, ताजमहल का पीलापन किसका प्रभाव है? एसिड रेन का। किसमें अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? प्राथमिक उत्पादक में। एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है हमेशा एक ही दिशा में। किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक स्थान के रूप में जाना जाता है? आवास के रूप में जाना जाता है उसको। किसके रूप में? आवास के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? बायोमास। पेड़ पर रहने वाले ऑर्किड होता है सहभोजवाद। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अभ्यास किया जाता है ठंडे देशों में। कौन सी के चयनित प्रजाति है? तो के चयनित प्रजाति में आपका मानव आ जाता है। कौन आता है? मानव। जलीय परितंत्र के ऊपरी भाग में होते हैं प्लैंकटन। क्या होते हैं सर? प्लैंकटन। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए। कहता है कि अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा कारखानों से ज़्यादा होती है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे में। ओजोन है यह द्वितीयक प्रदूषक है। कैसा है? द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में आता है। वर्षा जल संलयन क्या है? वर्षा जल का संग्रहण और भंडारण वर्षा जल संचयन कहलाता है। वर्षा जल संचयन का उद्देश्य है भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, कौन पानी की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है? भारी बारिश पानी की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है।
ओजोन छिद्र स्थित है, तो ओजोन छिद्र जो है वह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव में किस गैस की सर्वाधिक प्रमुखता रहती है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सर्वाधिक प्रमुखता रहती है। विश्व में हरित गैसों में भारत का अधिभाग कितना है, तो तीसरे स्थान पर है भारत। पहले पे चीन है सर, पहले पे चीन है, तीसरे पे भारत है। ऑप्शन यहाँ जो सी है वह राइट हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है, वो हो जाएगा आपका चीन। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे का रीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है। हालांकि इसका देखिए, जो ध्वनि है जो हमारे लिए घातक हो सकती है वह 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हमारे लिए घातक होती है। ठीक है, कुछ जगह इसका आंसर आपको 80 मिलेगा, लेकिन हाई पीक पर अगर हम बात करें तो वो आपका 150 की जो ध्वनि होती है 150 डेसिबल की, वो बहुत ज़्यादा घातक होती है। तो ऑप्शन में 150 है, हम 150 के साथ में चले जाएंगे। किसकी मापक इकाई डेसिबल है, तो ध्वनि की है। किसकी है, ध्वनि की। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था, वर्ष 1974 में पारित हुआ था। जल प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषित जल को जल प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल ध्वनि होने से होता है, तो ये जो ध्वनि प्रदूषण है जब 80 से 90 डेसिबल की ध्वनि होती है तो वहाँ से ध्वनि प्रदूषण होने लगता है। किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई, किसके माध्यम से, तो वो आपके निबस 7 के माध्यम से ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा गया, कोलकाता को। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, ये स्थापित है आस्लो में। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक प्लास्टिक है। धुंध कोहरे का निर्माण धुएं प्लस कोहरे से होता है, धुएं और कोहरे से होता है। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक कौन है, लाइकेन और मास। क्या हो जाएगा, लाइकेन और मास। जल प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषित जल को। कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक क्या है, रासायनिक कार्बन, अपशिष्ट, रासायनिक कीटनाशक, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट हो जाता है। योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है, देखिए योजना विधि में सबसे अधिक योगदान यहाँ पे किलपैट्रिक ऑप्शन में है नहीं, इसमें भी किलपैट्रिक नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पे किलपैट्रिक के गुरु जॉन डीवी हैं। तो जब भी योजना विधि की बात होगी ऑप्शन में किलपैट्रिक नहीं होंगे, तब हम जाएंगे जॉन डीवी के साथ में। और इस तरीके का क्वेश्चन अगर मान लो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है तब आप जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मेथड की जो मूल अवधारणा थी, जो उसकी नींव थी, वो जॉन डीवी ने ही रखी थी। बाद में इनकेसिस से किलपैट्रिक ने उसको आगे जो है उसका विस्तार किया। तो जो अगर ऑप्शन में किलपैट्रिक नहीं है तो फिर हम जॉन डीवी के साथ में जाएंगे, और यहाँ पे सुकरात भी हैं तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। ठीक है, योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है, किलपैट्रिक का है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 5 जून को। योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है, प्रयोजनवाद पर। योजना विधि के जन्मदाता कौन है, किलपैट्रिक। कौन सा योजना पद्धति का सिद्धांत है, तो अनुभव का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये सब योजना पद्धति के सिद्धांत हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाता है। कौन सा योजना विधि का पद नहीं है, योजना का देखिए परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का चुनाव करना, मूल्यांकन, ये सभी योजना विधि के पद हैं। योजना का निर्माण करना योजना विधि का पद नहीं है। समाजीकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों में किसका विकास होता है, तो इससे प्रेरणा शक्ति का, आत्मनिर्णय करने का, आत्मविश्वास का विकास होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। कौन सी पद्धति परंपरागत पद्धति कहलाती है, तो देखिए इसमें पाठ्य पुस्तक पद्धति और भाषण पद्धति ये बड़ी पुरानी पद्धतियां हैं, है ना। तो ये क्या है, ये परंपरागत जो परंपराओं से चली आ रही हैं वो पद्धतियां हैं। प्रयोगशाला पद्धति हमारी नवीन पद्धति, आधुनिक है। कौन सी वाणिज्य शिक्षण पद्धति नहीं है, तो इसमें आपका निगमन आगमन पद्धति वाणिज्य शिक्षण पद्धति नहीं है। वर्ष 1918 तक किस पद्धति का रूप स्पष्ट हुआ, योजना पद्धति का। वाणिज्य शिक्षण की कौन सी पद्धति नवीनतम है, वो है इकाई पद्धति। कौन सी पद्धति विवादास्पद है, समस्या समाधान पद्धति। किस विधि के प्रयोग के समय अध्यापक तो सक्रिय रहता है परंतु छात्र निष्क्रिय, वो है हमारी व्याख्यान विधि, जिसमें छात्र टीचर एक्टिव होता है, बालक पैसिव होता है। कौन सा योजना विधि का पद नहीं है, योजना का निर्माण करना। आगे बढ़ जाते हैं। समाजीकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों में किसका विकास होता है, तो इसमें प्रेरणा शक्ति का, आत्मनिर्णय करने का, आत्मविश्वास का, इन सभी चीज़ों का विकास होता है। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे है कि मस्तिष्क प्रबल संवेदन आव्यूह का विकास किसने किया था? ओसबर्न ने। शिक्षण विधियों एवं शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है उद्देश्यों का। प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में शामिल नहीं है, इसमें ऐतिहासिक खोज शामिल नहीं है। सुकरात का शिक्षण व्यूह जो है वह प्रश्नोत्तर है। भ्रमण निम्न में से किस विधि का उदाहरण है? निरीक्षण विधि का। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक। वह विधि जो ज्ञानेंद्रिय से सीखने की विधि है, भ्रमण विधि है। समस्या समाधान विधि के कितने सोपान हैं? समस्या समाधान विधि के 6 सोपान हैं। योजना व समस्या समाधान विधि में अंतर है, निष्कर्ष की दृष्टि में यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है। योजना विधि के जनक किस देश के हैं? अमेरिका के। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ विद्यमान है? समताप मंडल में ओजोन परत विद्यमान है। वनों के विनाश को क्या कहते हैं? वनों के विनाश को वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन का प्रभाव यह है कि वन्य जीवों का विनाश हो रहा है। अगला क्वेश्चन लीजिए। वन संरक्षण का उपाय क्या है? कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए। यहाँ पे वन संरक्षण, यहाँ पे फिर वन संरक्षण दिया है ना, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं होगा, क्योंकि एज इट इज उसको यहाँ पे लिख दिया है, तो बेस्ट ऑप्शन का वृक्षारोपण ही होगा। हरित प्रभाव का, ये तो पूछ ही रहा है कि वन संरक्षण का उपाय क्या है ना, तो उसी को हम कैसे ऑप्शन मान लेते हैं? ऑप्शन ए राइट होगा। हरित प्रभाव का प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। छोटे बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त जो विधि मानी जाती है वो नाटकीकरण है। नाटक के माध्यम से, रोल प्ले के माध्यम से बच्चे बढ़िया सीखते हैं। ताजमहल को किससे खतरा है? इससे सल्फर डाइऑक्साइड से इस खतरा है, CO2 से, SO2 से खतरा है। ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसमें CO2, CFC, CH4 ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? अंटार्कटिका में। कहाँ पाया गया? अंटार्कटिका में। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1980 में इसको लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है ओजोन परत। अम्लीय वर्षा का रूप होता है नम वर्षा, शुष्क वर्षा, ये दोनों ही अम्लीय वर्षा के रूप होते हैं। हरित भवन का संबंध किससे है? CO2 से है। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पाठ्यक्रम अर्थात कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लैटिन शब्द से हुई है। ओके। फिर कहता है बहुविषयक उपागम का क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पारिस्थितिकी तीनों आ जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए, अध्यापक केंद्रित, ये पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। हमारा पाठ्यक्रम क्रिया केंद्रित हो, बाल केंद्रित हो, लचीलापन हो, डाइवर्सिटी हो, मतलब अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम संपादन की प्रमुख क्रिया, जिसमें नियोजन, नियंत्रण, प्रशासन, व्यवस्था सब कुछ आ जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम संपादन का संबंध किससे है? पाठ्यक्रम प्रबंधन से और अनुदेशात्मक प्रारूप से, दोनों से ही है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ में चले जाएंगे। पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम है, पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम में माध्यमिक बोर्ड, शिक्षा राज्य परिषदें, अध्ययन समितियां, ये सब आ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। करिकुलम क्यूरेरे शब्द से उत्पन्न हुआ है। क्यूरेरे किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है रेस का मैदान। पर्यावरण प्रबंधन का काम है मनुष्य तथा प्रकृति के मध्य समायोजन रखना, आर्थिक सामाजिक विकास के साथ पर्यावरण की गुणवत्ता बनाना, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना। कुल मिलाकर यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पर्यावरण बचाओ स्वयं को बचाओ अभियान कब चलाया गया? तो ये जो अभियान है आपका, ये 90-91 में चलाया गया। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों की भागीदारी थी? तो इसमें आपका 178 देशों की भागीदारी थी। पर्यावरण प्रबंधन का पक्ष कौन सा है? तो इसका पक्ष आपका पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण की जानकारी, पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण, ये सभी पर्यावरण प्रबंधन में आ जाते हैं, इसलिए जो ऑप्शन डी है वहाँ राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण मास का आयोजन कब किया जाता है? तो 19 नवंबर से 18 दिसंबर पर्यावरण मास का आयोजन किया जाता है। पर्यावरण प्रबंधन का कार्य कौन सा है? तो इसका काम पर्यावरण का संरक्षण करना, प्रदूषण को कम करना, प्राकृतिक स्रोतों का संचयन करना, ये पर्यावरण प्रबंधन का काम है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हॉर्न नॉट ओके अभियान का शुभारंभ कब किया गया? 3 अगस्त 2018 को किया गया। पर्यावरण विभाग ने पारिस्थितिकी क्लब कब प्रारंभ किया? ये 1995-96 में प्रारंभ किया था। संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, यह कथन एली का है। किसका है? एली का कथन है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलेट अथॉरिटी अधिनियम कब लागू किया गया? ये आपका 26 मार्च 1997 को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कंजर्वेशन किस भाषा से मिलकर बना है? लैटिन भाषा से। पर्यावरणीय संरक्षण की आवश्यकता क्यों है?
प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए, पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच संतुलन के लिए, मनुष्य पर्यावरण का अभिन्न अंग है, उसे पर्यावरण का महत्व समझाने के लिए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सतत विकास का सिद्धांत है विश्वव्यापी समझ एवं गठबंधन का निर्माण करना, पृथ्वी की सहन क्षमता, प्राकृतिक सुंदरता, पृथ्वी की निर्वहन क्षमता का संरक्षण। कुल मिला के ऑप्शन डी राइट हो जाता है। सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे भारत का 120वां स्थान है। सतत विकास में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सतत विकास के संस्थागत आयाम में कौन सा सम्मिलित है? तो इसमें क्या सम्मिलित होगा? इसमें उद्योग, वित्तीय संसाधन, सतत शहर, समुदाय, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। सतत विकास परिवर्तन की प्रक्रिया है जो रखे संसाधनों का दोहन, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास की परिस्थितियां तथा संस्थागत परिवर्तन एवं भावी आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति को संवर्धित करती है। यह कथन किसका है? पर्यावरण विकास के लिए विश्व आयोग का यह स्टेटमेंट है। पर्यावरण जागरूकता एवं पर्यावरण सचेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? मीडिया। पर्यावरण सूचना व्यवस्था केंद्र स्थापित कब किए गए थे? 1992 में। पर्यावरण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास किसके द्वारा होता है? तो इसके द्वारा ये कविता, लोकगीत, कहानी, इन सभी के द्वारा होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मौसम संबंधी प्रत्येक जानकारी के माध्यम से सूचना प्रसारण केंद्रों को प्राप्त होती है उपग्रह किसके माध्यम से? किस उपग्रह के माध्यम से? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पर्यावरण चेतना जागृत करने में कौन भूमिका निभाता है? तो उसमें रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ये सभी पर्यावरण चेतना जागृत करने में भूमिका निभाते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1972 को किया गया था। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। वैश्विक मुद्दा कौन सा है? तेल रिसाव, ओजोन परत की कमी, जैव विविधता के नुकसान, ये सभी वैश्विक मुद्दे हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन नामक पहल की अवधि कितनी है? 2021 से 2030 तक। भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण पर ध्यान देने के साथ विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कब की थी? 2018 में की थी। आगे बढ़ेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो ये 5 जून 1974 को मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हम मनाते हैं। जल उपकर अधिनियम कब लागू हुआ? जल उपकर अधिनियम 1977 से लागू हुआ था। WHO की स्थापना कब हुई? WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। यहाँ पे तो ऑप्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में हुई। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया हार्लेम ब्रेंडर-लैंड के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व चार्टर कब पारित किया? ये पारित किया था आपका 1982 में। कब पारित किया? 1982 में। वो भी यहाँ कहीं ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है। 1982 याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण समस्या है तो ये पूरे विश्व की समस्या है। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी? राष्ट्रीय वन नीति आपकी बनी है 1952 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका एक तो है 49 नंबर और ये इसमें 47 नंबर, इनके आंसर अलग अलग जगह पे अलग अलग दिए गए हैं। हालांकि हम लोग जो बेस्ट आंसर है इसका 1952, यहाँ पे पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980, इसके साथ में जाएंगे। श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषता ये है कि ये पाठ को बोधगम्य बनाती है, अक्रियाशील नहीं बनाती, पाठ को बोधगम्य समझने योग्य बना देती है। पर्यावरण शिक्षण में क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त जिस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है वह है दूरदर्शन। देखिए, क्रियात्मक उद्देश्य जिसमें बच्चा एक्टिविटी भी करे, समझे भी, सिर्फ सुनकर के नहीं समझ पाएगा, है ना। चार्ट क्या है? सिर्फ दृश्य सामग्री है, श्यामपट्ट नहीं। यहाँ पे दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन या वीडियोस के माध्यम से बच्चा बेहतर सीखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि पर्यावरण शिक्षण में सहायक सामग्री सहायता करती है। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है वह क्या करता है? वह शिक्षण को रोचक बना देता है, इंटरेस्टेड बना देता है, विषय वस्तु को मनोरंजक बना देता है ना, और कक्षा में डिसिप्लिन भी बना रहता है। कुल मिला के सारे ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाते हैं।
पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम है, तो इसमें माध्यमिक बोर्ड, शिक्षा राज्य परिषदें, अध्ययन समितियां सब आ जाता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन एनन का है। सर किसका है? यह कथन एनन का है। टिकाऊ विकास के अंतर्गत किस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? संसाधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। सतत विकास का कॉन्सेप्ट किस आयोग की देन है? ब्रटलैंड आयोग की। पर्यावरण विघटन के कारक हैं, इसमें आपका प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही पर्यावरण विघटन के कारक हैं। वन संरक्षण द्वारा वन प्रबंधन के अंतर्गत विचार है वन सर्वेक्षण। वह विधि जो ज्ञानेंद्रिय से सीखने की विधि है भ्रमण विधि। यहाँ बालक चीज़ों को अपने आंखों से देखता है, कानों से सुनता है और टच एंड फील करता है, तो भ्रमण विधि। अम्लीय वर्षा से प्रभावित होता है, इससे हमारा जलमंडल, जीवमंडल, भवन, मूर्तियाँ सब कुछ प्रभावित होता है। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड का। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है, इसमें बाढ़ एवं सूखा शामिल है। पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है, इसमें कमजोर आर्थिक स्थिति, जनसामान्य की अज्ञानता, धार्मिक सामाजिक रीति रिवाज, ये सभी बाधाएं हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में धाराएं कितनी हैं? 26। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो क्रियाएं विद्यालय में शिक्षण के साथ संचालित होती हैं क्या कहलाती हैं? उन क्रियाओं को हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। पर्यावरण जन चेतना दिवस कब मनाया जाता है? जन चेतना दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वृक्षारोपण अभियान कब प्रारंभ हुआ? 19 अगस्त 2021 को वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ हुआ। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट हो जाएगा। गंगा वृक्षारोपण अभियान किस राज्य में आरंभ किया गया था? तो ये जो गंगा वृक्षारोपण अभियान है ये किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें देखिए गंगा वृक्षारोपण अभियान, इसमें ये सभी राज्य शामिल थे, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और आपका ये बिहार है ना। तो ये इसमें 5 राज्य शामिल थे। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सभी इसमें शामिल थे, इसलिए ऑप्शन डी के साथ में हम चले जाएंगे। यदि हम संपूर्ण मानव को विकसित करना चाहते हैं तो हमें उन्हें व्यायाम कराना चाहिए, ये कथन किसका है? फ्रोबेल का है। निम्न में से सामुदायिक कार्य कौन सा है? देखिए वृक्षारोपण करना, सब मिलकर के काम कर सकते हैं। रसायनों, इसमें कीटनाशकों का प्रयोग सब मिलकर नहीं करेंगे। जल संग्रहण भी सामुदायिक कार्य नहीं है, वृक्षारोपण सब मिलकर कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपका इसमें बेस्ट हो जाता है। प्रत्यक्ष अवलोकन का प्रकार कौन सा है? तो प्रत्यक्ष अवलोकन सामूहिक, समूह, विशिष्ट सभी तरीके से होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रत्यक्ष अवलोकन की अगर हम यहाँ पे बात करें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की, तो ये वो विधि है जिसमें जो अनुसंधान करता है स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होकर के घटनाओं या व्यवहारों को अपनी आंखों से देखता है और उसके बारे में फैक्ट कलेक्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर जैसे सामूहिक हो गया, कलेक्टिव या समूह अवलोकन हो गया, जब किसी विशेष ग्रुप के या समूह के सामाजिक व्यवहार, अंतःक्रियाओं या सामूहिक गतिविधियों का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जाता है तो वो आपका सामूहिक कहलाता है। ठीक है, फिर आपका ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, जब किसी विशेष परिस्थिति या कोई ऐसी विशेष घटना को ध्यान में रख करके उसको ऑब्जर्व किया जाता है तो वो विशिष्ट कहलाती है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अभिवृत्ति मापी की विशेषता कौन सी है? तो अभिवृत्ति मापी की जो विशेषता है इसमें एक बिंदु ही सम्मिलित होता है, अर्थवादी होता है, सरल एवं संक्षिप्त होता है। कुल मिलाकर सारी ही बातें यहाँ पे सही हो जाती हैं। प्रत्यक्ष अवलोकन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 6 भागों में। ऐसा अवलोकन जो किसी अवलौकिक द्वारा नहीं किया जा सकता बल्कि दूसरों द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर करता है, कौन सा अवलोकन है? प्रत्यक्ष अवलोकन है सर ये। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार कितनी पादप प्रजातियां दुर्लभ श्रेणी में हैं? तो इसमें 428 पादप प्रजातियां दुर्लभ श्रेणी में हैं। जंगल में आग किस मौसम में अधिकतर लगाई जाती है या लगती है? तो वो अप्रैल जून में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। और सुंदर वन बाग परियोजना कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। वर्तमान भारत में कितने पेड़ पौधों की प्रजातियां संकटग्रस्त हैं? लगभग 2063। शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, किसका स्टेटमेंट है? सर जॉन एडम का। चिपको आंदोलन से संबंधित हैं? सुंदरलाल बहुगुणा। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? नर्मदा आंदोलन से। कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? वह है वर्गीज कुरियन। चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी सम्मेलन
1992 में आयोजित किया गया था। Rio+20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, भविष्य जो हम चाहते हैं। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य था वनों की सुरक्षा। क्या था? वनों की सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी में। कहाँ? नैरोबी में। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुद्दा क्या था? सतत विकास। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। किसका है? चिपको आंदोलन का ये नारा है। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन अप्पिको आंदोलन। पादप संरक्षण से कौन सा आंदोलन संबंधित है? चिपको आंदोलन। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था 1979 में। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका जो पहला सम्मेलन था वो हुआ था आपका 1992 में और दूसरा सम्मेलन हुआ था 1997 में। चूंकि ऑप्शन में 1992 नहीं है तो हम 1997 के साथ में चले जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ नई दिल्ली में। विद्यालय में अनेक गतिविधियां होती हैं जो छात्रों के सोशल डेवलपमेंट के लिए कौन सी गतिविधि सबसे बेस्ट रहेगी? तो इसमें जो वाद विवाद प्रतियोगिता है ये सबसे बेस्ट रहेगी। यहाँ पे बालक अपने विचार रखेगा, दूसरों के सुनेगा, यहाँ से एक दूसरे का सहयोग करना है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीखेगा। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो यहाँ पे बेस्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चिल्का बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था वर्ष 1992 में। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं कौन? बाबा आमटे। इतनी बात क्लियर है। देखिए बाबा आमटे हों और मेधा पाटेकर, ये दो ऐसे थे जो इस आंदोलन के क्या थे? प्रमुख नेता थे, या इन्होंने मुख्य रूप से इसका नेतृत्व किया था, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इतनी बात क्लियर है। और ये जो आपके पांडुरंग हेगड़े हैं ये कर्नाटक का जो आंदोलन था अप्पिको आंदोलन, ये उसके प्रणेता हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात है? GD अग्रवाल। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में। किस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1989 में। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। प्रथम भारतीय जिसे गोल्डन पुरस्कार दिया गया था मेधा पाटेकर। ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? UNEP के द्वारा। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के लिए। टिहरी बांध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1990 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? यह आपका हुआ था 1977 में। कब शुरू हुआ था? 1977 में। कई जगह इसका आंसर 78 में भी है। हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ? वियना सम्मेलन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ वर्ष 1987 में। पर्यावरण जागरूकता में विकास करते हैं ज्ञानात्मक पक्ष का। पर्यावरण जागरूकता का घटक क्या है? भौतिक और जैविक दोनों ही इसके घटक होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर कानकुन सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? 2005 में। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? वह है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। एजेंडा 21 पर कितने देशों ने सहमति प्रदान की? 182। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना 1952 में हुई थी। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट पार्क जो है वह उत्तर प्रदेश में। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में उत्तराखंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए ऑप्शन में? उत्तराखंड होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन में नहीं है तो ये जो पुराने की बात हो रही है, जब डिवाइडेशन नहीं हुआ था तब की बात है, तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश होने का रीज़न यही है कि वर्ष 2000 में, कब की बात है? वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड एक नया राज्य बना था। उससे पहले ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उत्तराखंड नहीं है। ये क्वेश्चन पुराने पैटर्न पर आधारित है, तो यहाँ पे ऑप्शन उत्तर प्रदेश के साथ में आप जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। काजीरंगा पार्क कहाँ स्थित है? आसाम में। पेरियार शरण स्थल स्थित है केरल में। देश में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या है लगभग 102। पर्यावरण वन एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट 10/11 के अनुसार देश में अभयारण्यों की संख्या है 15।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है कि देश में जैव संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो जैव संरक्षित क्षेत्र हैं 18, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, 45 इसके आंसर शीट में दिया है, तो यहाँ पे 45 टिक लगा है। हालांकि जैव संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? वो हैं 18। गिर वन स्थित है गुजरात में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। शैक्षिक क्रियाएं क्या हैं? देखिए, सेमिनार, सम्मेलन, वाद विवाद प्रतियोगिता, गोष्ठियाँ, परिषदें, ये सभी शैक्षिक क्रियाएं हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, कहता है पर्यावरणीय शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की उपयोगिता निम्न में से है। इनमें भाग लेने से विद्यार्थी अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करना सीख जाते हैं, या फिर ये सभी भी हम यहाँ पे ऑप्शन में लगा सकते हैं। सहगामी क्रियाओं द्वारा विद्यार्थियों की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, रुचियों का विकास होता है, अवकाश के समय का सदुपयोग भी होता है, या फिर ऑप्शन यहाँ पे अगर उपरोक्त सभी हो तो वो भी राइट हो जाएगा। कुछ छात्र विद्यालयीन सामाजिक गतिविधि में हमेशा अधिकाधिक स्वयं का योगदान देते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे का रीजन विद्यालय और समाज की उन्नति के लिए है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित है? तो इसमें व्यायाम, साहित्यिक प्रतियोगिताएं, भ्रमण, ये सब सम्मिलित है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। पाठ्य सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम का कैसा अंग है? या आपका अभिन्न अंग है। कौन सा महत्व पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के विषय में सत्य है? तो इसमें सामाजिक विकास होता है, मनोरंजन, विद्यालय, समाज के बीच संबंध, सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे राइट हो जाते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि, और हाँ प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि जो हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है लर्न विद एसपी सर, क्या नाम है? लर्न विद एसपी सर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नीचे कमेंट बॉक्स में भी हम पिन कर देंगे। यदि आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है लर्न विद एसपी सर को, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी यूपी टेट और सी टेट की आने वाली वैल्यूबल क्लासेस आपसे मिस ना हो जाएँ। यदि आप यूपी टेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो, तो अभी आपके पास 1 महीना 10-12 दिन बचे हैं। ठीक है, तो उसमें अब हम क्या करने वाले हैं, यूपी टेट का हम क्या करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, जो क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड हैं या जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे सब्जेक्ट वाइज 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन हम उस चैनल पर लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपका सुपरफास्ट रिवीजन रहेगा। बाकी आप अपनी यूपी टेट की पढ़ाई जहां से जैसे कर रहे हो बिल्कुल करते रहो, वेरी गुड, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप क्विक रिवीजन चाहते हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस चाहते हो, एक जगह 100 क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिल जाए, बस फटाफट रिवीजन हो जाए, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करें। नाम लर्न विद एसपी सर, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी हम पिन कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा, और हाँ व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर हो गया, इसकी सारी क्वेश्चन, इसकी सारी आंसर की आपको मिलने वाली हैं, उसका लिंक हम व्हाट्सअप चैनल पर भेजते रहेंगे। आगे आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है, कब रिजल्ट आएगा, है ना, थर्ड सेमेस्टर की क्या अपडेट रहेगी, वो सारा आपको व्हाट्सअप चैनल पर भेजते रहेंगे। चलिए, कौन सा साधन विद्यालय एवं समाज को निकट लाने में सहायक है? वह है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में कौन सी समस्या देखने को मिलती है? तो इसमें उपयुक्त क्रीड़ा क्षेत्र का अभाव होता है, कुशल संचालकों का अभाव होता है, छात्रों में प्रेरणा का भी अभाव होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। इनमें से कौन सा कथन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में असत्य है? इन क्रियाओं से बालक का चारित्रिक विकास नहीं हो पाता, ये बात बिल्कुल गलत है। बाकी इन क्रियाओं से बालक अपनी शक्ति का सदुपयोग करना सीखते हैं। इन क्रियाओं से छात्रों में धैर्य, निस्वार्थ भाव सब डेवलप होते हैं। इन क्रियाओं से छात्रों का स्वास्थ्य लाभ भी होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विद्यालय में कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है? तो यहाँ पे वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, संगीत, नाट्य कला की क्रियाएं, परिभ्रमण के कार्यक्रम, ये सभी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया का क्षेत्र कैसा है? अधिक व्यापक। कैसा है? अधिक व्यापक। निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा परिमाणात्मक प्रविधि से संबंधित है? तो आपकी मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक, ये सभी इसमें परिमाणात्मक प्रविधि से संबंधित हैं। इनमें से कौन सी परीक्षा गुणात्मक प्रविधि के अंतर्गत सम्मिलित है? तो इसमें आपका संचयी आलेख, जांच सूची, निरीक्षण, रेटिंग स्किल सब आ जाता है। किस विषय में प्रयोगात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका विज्ञान, दर्शन शास्त्र, विज्ञान और गृह विज्ञान में प्रयोगात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। दर्शन शास्त्र में हम प्रयोगात्मक परीक्षाओं का यूज़ नहीं करते। यहाँ से आपके ये क्वेश्चन पेपर शुरू हो जाते हैं, जो हमने पिछली क्लास में जो 400 क्वेश्चन का कलेक्शन दिया उसमें करवा दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी 2 चीज़ें आपको करनी है। पहला काम कर लो, हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ से सारी अपडेट मिलती रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा काम, जो हमारा दूसरा चैनल है लर्न विद एसपी सर, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेट सीटेट की कंप्लीट जो क्लासेस रहेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन रहेगा, वो वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। और ये एग्जाम ये देकर आने के बाद हमें इसका PYQ जरूर, इसका जो क्वेश्चन पेपर हो जरूर भेज देना। ठीक है, थैंक यू।